चलो समझो। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर का फीमेल पार्ट, जिसका नाम क्या है? जाइनोसियम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जायांग बोलते हैं। फ्लावर का फीमेल पार्ट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जायांग बोलते हैं। और इसके इकाई को क्या कहते हैं? पिस्टल नहीं, पिस्टिल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्त्री केसर कहते हैं। ये सभी किसका भाग है? पुष्प का। कौन सा भाग? नर भाग या मादा भाग? मादा भाग, मतलब फीमेल पार्ट। ठीक है, तो यह जो है फ्लावर का फीमेल पार्ट है। और इसमें भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसको। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका स्टिग्मा। कल बताए थे, लिखा भी चुके हैं आप लोग को कि फीमेल पार्ट का जो स्टिग्मा होता है सबसे ऊपर वाला भाग होता है, शीर्ष भाग होता है। और यह कैसा होता है? चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा इसीलिए होता है ताकि उसके ऊपर क्या रुक सके? पॉलन ग्रेन, हाँ, परागकण उसके ऊपर रुक सके। ठीक है, यही समझाते हैं आपको, इसी डायग्राम में समझाते हैं। और आप लोग को बताए तो यह कैसा होता है? सूखा या चिपचिपा? चिपचिपा होता है। क्यों होता है चिपचिपा? हाँ, जैसे ही पॉलन ग्रेन आएगा वो क्या होगा? इसके ऊपर चिपक जाएगा और परागण की क्रिया हो जाएगा। तो फ्लावर का जो सबसे पहला भाग होता है, शीर्ष भाग, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? या हिंदी में क्या करते हैं इसको हम लोग? वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कैसा होता है? चपटा होता है, चपटा होता है और चिपचिपा होता है। ठीक है, चपटा और चिपचिपा होता है। और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करता है? जो पॉलन ग्रेन को पोषण प्रदान करता है। किसको पोषण प्रदान करता है? पॉलन ग्रेन को क्या देता है? पोषण देता है। हाँ, चिपचिपा। ठीक है, अब देखिए पॉलन ग्रेन क्या करता है? ये पोषण प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावे पॉलन ग्रेन को ये अंकुरन करने में सहायता करता है। क्या करता है? अंकुरन करने में उसको मदद करता है, सहायता करता है। और यहीं से अंकुरन होने के बाद ये क्या होता है? एक नली बनता है। क्या बनता है? इसी नली का नाम क्या है? पराग नली। मतलब तुम लोग को सब याद है, सिर्फ हम बताना, मतलब जब बताएंगे तब याद हो जाता है ना। तो ये कौन सा नली है? इसी नली के द्वारा कौन यात्रा करता है? पॉलन ग्रेन यात्रा करता है। और कहां तक की यात्रा करता है? बीजांड तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको सबसे शीर्ष भाग। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तंतु नहीं, वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। इसका कुछ ज्यादा रोल नहीं है, बस यह ट्यूब के समान संरचना होता है, नली के समान संरचना होता है। और इसी नली के द्वारा कौन नली जाता है? पराग नली। तो समझो ये एक प्रकार का खाली स्थान है, हॉल जैसा है या ट्यूब जैसा है। ठीक है, इसके अंदर और कोई ज्यादा रोल नहीं है। चलिए, अब देखिए आप, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, बेस भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, उसका नाम है अंडाशय। क्या नाम है उसका? ये पूरा गोलाकार भाग है, अंडाकार भाग होता है। इसका नाम क्या है? ओवरी, या हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अंडाशय कहते हैं। ठीक है, यही अंडाशय निषेचन के बाद क्या बनता है? क्या बनता है? फल बनता है। ठीक है, और निषेचन के बाद जो भी आपका स्टिग्मा है, स्टाइल है, वो सब क्या होता है? सूख कर फॉल डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। यहां तक सबको समझ में आया? चलिए, अब देखिए ओवरी के अंदर जो आपका लेयर होता है, और इसके अंदर एक सूक्ष्म रचना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? या हिंदी में क्या कहते हैं उसको? बीजांड कहते हैं। आइए, आज का टॉपिक सबसे पहला टॉपिक है बीजांड। हम लोग सबसे पहले बीजांड को पढ़ते हैं। इसके अलावा आपको और बता दें कि फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी परागकोश में किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, किस सेल से? किस सेल से?
बोलो बोलो जल्दी से। एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्कोप ना, माइक्रोस्पोर, हिंदी में कहते हैं उसको पराग मातृ कोशिका। क्या कहते हैं? क्योंकि पराग कण का मम्मी कौन है? एमएमसी है ना, यही एमएमसी ने जन्म दिया किसको? इसी कारण इसको मेगा स्पोर मदर सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंथर। इसी के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन का निर्माण होता है और इसी के अंदर उसका मम्मी बैठा हुआ है। चलिए, आज का टॉपिक हम लोग का है मुख्य रूप से क्या है? बीजांड। क्या है? चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं आज बीजांड। आप लोग को इससे कई बार पहले बता चुके हैं कि जो बीजांड है वो क्या है? किसका सूक्ष्म रूप है? बीज का। किसका? क्योंकि बीज जो बनता है ना, तो बीजांड का जो पहला रूप होता है वो बीजांडी होता है। बीज का जो पहला रूप होता है वो क्या होता है? यही बीजांड आगे विकसित होकर बड़ा होकर किसका रूप लेता है? किसका? बीज। आइए हम लोग देखते हैं बीज का जो प्रथम रूप है बीजांड, ओव्यूल इसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या सब रचना होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी वस्तु हो या कोई भी जीव हो या कोई भी प्रकार का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें सुरक्षा के लिए लेयर होता है। जैसे आप लोग पढ़े 11th क्लास में सेल, तो सेल के भी चारों तरफ क्या है? सुरक्षात्मक लेयर है, दीवार है। इस दीवार को क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। बोलते हैं ना, वॉल मतलब क्या होता है? दीवार। ठीक उसी प्रकार बीजांड भी अपने सुरक्षा के लिए क्या किए हैं? 2 दीवार खड़े किए हैं। ठीक है, इस दीवार का नाम क्या है? इंटीगुमेंट। क्या नाम है? इंटीगुमेंट। हिंदी में कहते हैं इसको अध्यावरण। क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, और प्रायः जो आपका बीजांड है उसमें कितना इंटीगुमेंट होता है? 2, एक बाहर में और एक अंदर में। तो जो बाहर में है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर इंटीगुमेंट, बाह्य अध्यावरण या बाह्य त्वचा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर इंटीगुमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतः त्वचा या अंतः अध्यावरण बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए, अब देखिए, किसी किसी बीज के या किसी किसी प्लांट्स के बीजांड में केवल एक ही लेयर होता है, किसी किसी में 2 लेयर होता है, लेकिन किसी किसी में 3 लेयर होता है, और किसी किसी में बिल्कुल होता ही नहीं है। तो बताओ, जिसमें एक भी लेयर नहीं होता उसको कौन सा बीजांड कहते हैं? हिंदी में बोलो ना। नंगा बीजांड, नेकेड ओव्यूल कहते हैं। उसमें कोई सुरक्षात्मक लेयर, बिल्कुल नंगे है वो। ठीक है, लेकिन जिसमें एक इंटीगुमेंट है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मोनोटेगमिक ओव्यूल। क्या कहते हैं? एक अध्यावरणी बीजांड। जिस बीजांड में इंटीगुमेंट का कितना लेयर? एक लेयर होता है। समझो ध्यान से, रिवीजन क्लास। वैसा बीजांड जिसमें इंटीगुमेंट का कितना लेयर, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मोनोटेगमिक ओव्यूल। हिंदी में बोलते हैं एक अध्यावरणी बीजांड। बीज नहीं, बीजांड, एक अध्यावरणी बीजांड। यदि जिस प्लांट्स में या जिस बीज में या जिस ओव्यूल में 2 लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायटेगमिक या डायटेगमिक ओव्यूल। क्या कहते हैं? बायटेगमिक ओव्यूल। ठीक है, या इसको हम लोग डायटेगमिक ओव्यूल भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वि अध्यावरणी बीजांड। क्या बोलेंगे? हाँ, आप लोग को बताए थे कि बताओ, मोनोटेगमिक ओव्यूल किस प्रकार के बीज में होता है, किस प्रकार के पौधों में होता है? मोनोकोट या डाइकोट? मोनोकोट। प्रायः किस में होता है? मोनोकोट में होता है। एक बार देखो ध्यान से, कंफ्यूजन हो रहा है हमको। तुम लोग कॉपी निकाल के नहीं बैठी है? वही ना, तब डाइकोट में होता है। चलो समझो, तो पहला क्या था बताइए? पहला क्या था? यूनिटेगमिक या मोनोटेगमिक कहते हैं उसको?
पहला क्या था? यूनिटेगमिक, या उसको हम लोग मोनो भी कह सकते हैं, गलती नहीं है, ठीक है। तो यूनिटेगमिक मतलब क्या होता है कि वैसा बीजांड जिसमें कितना सुरक्षात्मक लेयर? एक। इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है वह प्रायः किस प्लांट्स में होता है? डाइकोट प्लांट्स में। किसमें? हिंदी में कहते हैं द्विबीजपत्री पौधे, ठीक है। उच्च कोटि के जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें किस प्रकार का बीजांड होता है? किस प्रकार का बीजांड? यूनिटेगमिक ओव्यूल होता है, मतलब उस प्रकार के बीजांड में केवल एक सुरक्षात्मक लेयर होता है, ठीक है। और दूसरा है कौन सा ओव्यूल? बाइटेगमिक या डाइटेगमिक भी कह सकते हैं, ठीक है। डाइटेगमिक ओव्यूल जिसमें कितना लेयर हो? तो बता, अभी तो आपके सामने चित्र है, इसमें कितना लेयर है? तो यह किस प्रकार का बीजांड है? डाइटेगमिक ओव्यूल, या हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विअध्यावरणी बीजांड। क्या बोलेंगे हिंदी में? और इस प्रकार का बीजांड प्रायः मोनोकोट प्लांट्स में होता है, लेकिन कुछ कुछ डाइकोट प्लांट्स में भी होता है। हाँ, प्रायः मोनोकोट में होता है, लेकिन कुछ द्विबीजपत्री पौधा में भी होता है। तो बताओ, कल आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप बताए थे, क्वेश्चन पूछेगा कि डाइटेगमिक ओव्यूल किस में होता है? मोनोकोट में कि डाइकोट में कि दोनों में? दोनों में होता है, ठीक है। अब तीसरा लिखाए थे, किसी किसी में कितना लेयर होता है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइटेगमिक ओव्यूल बोलेंगे। ट्राइटेगमिक ओव्यूल क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रि अध्यावरणी बीजांड। हिंदी में क्या बोलेंगे? इसका भी एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल बोलो। इसका एग्जांपल नहीं लिखाए थे? किसी का नहीं लिखाए थे? अभी मोनोकोट डाइकोट एग्जांपल नहीं था वो। इसका एग्जांपल होगा एस्फोलेडस। यह प्लांट्स का नाम है एस्फोलेडस, ठीक है। तुम लोग गूगल पे सर्च करना कैसा प्लांट्स दिखाएगा, ठीक है। इस प्रकार के प्लांट्स में कौन सा बीजांड होते हैं? ट्राइटेगमिक ओव्यूल, मतलब जो एस्फोलेडस होता है, हिंदी में लिख दें एस्फोलेडस। तो जो आपका एस्फोलेडस प्लांट्स है, एस्फोलेडस प्लांट्स का जो बीजांड होता है उसमें कितना लेयर होता है? 3। ट्राइटेगमिक ओव्यूल, त्रिअध्यावरणी बीजांड, 3 लेयर में होते हैं उसका सुरक्षात्मक लेयर, जिसका नाम क्या है? त्रिअध्यावरणी बीजांड। त्रिअध्यावरणी बीजांड। इसका एग्जांपल क्या होगा? एस्फोलेडस। क्या होगा? एस्फोलेडस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि एस्फोलेडस में किस प्रकार के बीजांड होते हैं, तो क्या बोलिएगा? हाँ, ट्राइटेगमिक ओव्यूल, या हिंदी में बोलेंगे त्रिअध्यावरणी बीजांड, ठीक है। एक और इसका प्रकार है जिसमें कोई सुरक्षात्मक लेयर नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। एटेगमिक ओव्यूल, हिंदी में कहते हैं अध्यावरणी बीजांड। मतलब क्या होता है? नहीं। मतलब क्या होता है? अध्यावरणी मतलब अध्यावरण या उसका पर आवरण, तो जिसमें कोई भी आवरण नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अध्यावरणी बीजांड। कल आए थे आप हर्ष, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अध्यावरणी बीजांड, जिसमें कोई अध्यावरण, जिसमें कोई इंटुगमेंट नहीं होता है। तो बताओ यह बीजांड कैसा होगा? नेकेड होगा। इस प्रकार के ओव्यूल को नेकेड ओव्यूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेकेड ओव्यूल, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नंगा बीजांड भी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखा है लॉरेंथस, चंदन। हाँ, वेरी गुड। इसका एग्जांपल आप लोग होगा चंदन, इंग्लिश में कहते हैं लॉरेंथस, ठीक है। तो ये सब किसका एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है? एटेगमिक ओव्यूल का या नेकेड ओव्यूल का, नंगा बीजांड का, ठीक है। चलिए अब लोग इसका हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ते हैं।
समझिए। तो बताओ यह बीजांड कैसा बीजांड है, यूनिटेक्निक या बायटेक्निक? यूनि या बाय? बकरे पगला कुत्ता कहीं का, बाय न है, 2 इंटूगमेंट है ना, देख रहा है कि 2 लेयर है, आउटर और इनर। ये किस प्रकार का बीजांड है? बायटेक्निक ओव्यूल है। ठीक है, चलिए। तो जो आपको लिखाए थे चला जा, हाँ, ये क्या है? इसका शीर्ष भाग है कि आधार भाग है? आधार भाग है, ठीक है। और माइक्रोपाइल क्या है? इसका मतलब अभी जो आपके सामने बीजांड है, यह एक प्रकार का एनाट्रोपस ओव्यूल है। आगे लिखाएंगे इसका प्रकार। इसको हम लोग बोलते हैं उल्टा बीजांड। क्या बोलते हैं? उसके बाद ये जो रचना देख रहे हैं, जिसके अंदर कितने सेल हैं बताओ? क्या वो सेल है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल। लेकिन न्यूक्लियस कितना? 8। जो बीच में आपका सेकेंडरी सेल है, इसमें कितना केंद्रक है? 2 केंद्रक। तो यह जो आपका एम्ब्रायो सेक देख रहे हैं, इस सेक को कहते हैं हम लोग एम्ब्रायो सेक। देखो ये लिखा होगा, हाँ, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भ्रूणपोष। क्या कहते हैं? भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष में कितना सेल, कितना न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। उसके बाद बीजांड एक डंठल से जुड़ा होता है। इस डंठल को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? फेनिकिल कहते हैं, फेनिकिल कहते हैं। माइक्रोपाइल तो ये वाला भाग हो गया ना, है समझ में? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इसको क्या करता है? सपोर्ट करता है, सहायता करता है, ठीक है। चलिए अब बताइए कहां तक कल लिखे थे हम लोग? डंडा तक लिखाए थे। चलिए आगे लिखिए अब। और हाँ, एक चीज और आपको बता दें कि इसी फेनिकिल में कंडक्टिव टिश्यू रहता है। हाँ लिखाए थे, बता देते एक बार फिर से। इसमें कौन सा टिश्यू रहता है? कंडक्टिव टिश्यू रहता है। कौन सा टिश्यू? इधर ध्यान दो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तो बताइए संवहन तक कितने प्रकार के, कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम। तो जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का। और फ्लोएम भोजन का। अर्थात बीजांड को जो जल और भोजन पहुंचाने का काम करता है, वो कौन करता है? फेनिकिल करता है। कौन करता है? फेनिकिल में कौन ऐसा रचना है जो भोजन और जल का परिवहन करता है? कौन ऐसा रचना है? उस टिश्यू का नाम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू। कल भी बताए थे, जो कंडक्ट करने का काम करता है, जो चालन का काम करता है, ठीक है। इसमें कंडक्टिव के लिए कितने टिश्यू होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसका परिवहन करता है? फ्लोएम। ये सब बेसिक चीज आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। रेफी क्या करता है? यह क्या करता है? बीजांड के बॉडी और डंठल को बीच में क्या करता है? सपोर्ट करता है। समझो ये कील के समान है, एक सपोर्टर है, लिंकर है, जो दोनों को लिंक करता है, जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, हाँ मिलाता है। लिखिए डैश, देखिए लिखिए। यह रचना, यह रचना फेनिकिल का बढ़ा हुआ भाग होता है। ऐसा स्ट्रक्चर है, दोनों के बॉडी को और इसके डंठल को क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ता है, स्थिरता प्रदान करता है, सहायता करता है। लेकिन यह भाग किसका है? फेनिकिल का कि बीजांड का? फेनिकिल का। फेनिकिल का ही भाग ये क्या हो गया? बढ़कर इसमें एंटर कर गया, ठीक है। और यह क्या करता है? बीजांड और डंठल के बीच सपोर्ट का काम करता है, बीजांड को स्थिरता प्रदान करता है। लिखिए आगे रो, देखिए लिखिए। यह बीजांड को स्थिरता प्रदान करता है, यह बीजांड को सहायता एवं स्थिरता प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है।
लिख लिए, सहायता एवं स्थिरता प्रदान करता है। चलिए एक स्ट्रक्चर और है, आप सबको फिर से एक बार बता दें, यहाँ ध्यान दो, ये बीजांड किसके अंदर रहता है? हाँ, अंडाशय के अंदर। बार बार आप लोग बोलते हैं बीजांड बीज के अंदर होता है, बीज के अंदर नहीं होता, बल्कि बीज का विकसित भाग है, सॉरी बीजांड का विकसित भाग है बीज, ठीक है। लेकिन ये रहता कहाँ है? अंडाशय के अंदर। तो मान के चलिए ये अंडाशय है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है? बीजांड है। तो कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहां से ओवरी की दीवार और बीजांड का ये भाग आपस में कनेक्ट होता होगा, और इस भाग को हम लोग कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा आप लोग पढ़ चुके हैं, किसमें? मानव के बॉडी में प्लासेंटा होता है ना, जहां से बच्चा और मदर का यूट्रस आपस में कनेक्ट रहता है। तो वही कंसेप्ट समझ लो, ये पूरा माँ का गर्भाशय, अंडाशय, ठीक है। ये क्या है? ओव्यूल का पार्ट है, जिसके द्वारा अंडाशय और क्या, ये बीजांड का डंठल आपस में जुड़ रहा है। तो जिस स्ट्रक्चर पर ये जुड़ रहा है उसी स्ट्रक्चर का नाम क्या है? तो फिगर में ये वाला जो रचना देख रही है क्या है? प्लासेंटा। आप लोग भी डायग्राम इस प्रकार से बनाइए और इसका नाम क्या लिखेंगे? प्लासेंटा, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर और है, पहले इसको बताइए तब फिर और बताते हैं। प्लासेंटा, तो लिखिए बीजांड का वैसा भाग जो ओवरी के दीवार से, जो ओवरी यानी कि अंडाशय की दीवार से, प्लासेंटा लिखे, और सब लोग डैश देके लिखिए बीजांड का वैसा भाग। किसका भाग? बीजांड का वैसा भाग जो क्या होता है? अंडाशय की दीवार से जुड़ा रहता है, अंडाशय की दीवार से जुड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं? प्लासेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लासेंटा कहते हैं। सब कुछ लिख दिए, देखो तुम लोग का कोरियापन देख के हम लिखना शुरू कर दिए। बीजांड का वैसा भाग जो अंडाशय की दीवार से जुड़ा रहता है, क्या होता है? जुड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं? प्लासेंटा कहते हैं। तो यही एक स्ट्रक्चर ऐसा है, ये लड़की लकड़ी की, तो यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या होता है? कहां से जुड़ा रहता है? अंडाशय की दीवार से। मान के चलो ये बीजांड है, तो ये किसके अंदर होगा? अंडाशय के अंदर होगा ना, अंडाशय के अंदर। तो ये मान के चलो अंडाशय की दीवार है, और ये क्या है? बीजांड का जुड़ा हुआ भाग है। तो ये भाग क्या कहलाएगा? प्लासेंटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लासेंटा कहलाएगा, ठीक है। चलिए एक स्ट्रक्चर और इसमें छूट गया है। एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है जहां बीजांड का बॉडी और ये डंठल जुड़ा होता है। मान के चलिए यहां जुड़ा हुआ है, यहां मान के चलिए जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? बीजांड का बॉडी और डंठल। जैसे आप लोग को बता दें कि जिसे पराग कोश में बताए थे ना, पराग कोश में, तो ये क्या है? एंथर। ये क्या है? फिलामेंट, ठीक है। जहां एंथर का बॉडी और फिलामेंट आपस में जुड़ा, इस भाग को क्या बोलते थे? कनेक्टिव बोलते थे। क्या बोलते थे? उसी प्रकार कनेक्टिव टिश्यू नहीं, कनेक्टिव। हाँ, थोड़ा सा 11th क्या पढ़ लिया, उसी का असर अभी तक। चलो, तो ये बीजांड का बॉडी है, ये उसका डंठल है। जहां दोनों ये आपस में जुड़ा हुआ, इस भाग को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? बस कुछ नहीं करना, ऐसे एक लाइन देना और इसका क्या नाम लिखना है? हाइलम लिखना है। डंठल, हाँ इसके अंदर डंठल है, और ये रचना क्या है? हाइलम है, ठीक है।
इसको लिखिए आप लोग हाइलम। हाँ, अब हाइलम लिख के डैश दीजिए और लिखिए। कौन है छोरा, हाइलम बोलने में बढ़िया लगता है तुमको रे? चलिए लिखिए हाइलम। तो लिखिए बीजांड का वैसा भाग, कोई किसी का देख के नहीं लिखेगा, बोर्ड पर से लिखो, छापो। बीजांड का वैसा भाग जिस स्थान पर बीजांड का बॉडी और कौन, ये रचना कौन है यहां से यहां तक, फेनिक्विल है। बीजांड का बॉडी और डंठल, हाँ ठीक है, हिंदी में लिखो, शुद्ध हिंदी, डो ठो आधार नो लो। बीजांड का वैसा भाग जिस स्थान पर बीजांड का बॉडी और डंठल, और भी लिख दें, और छूट गया, सॉरी, और डंठल आपस में जुड़ा रहता है। बीजांड का वैसा भाग जिस स्थान पर बीजांड का बॉडी और डंठल आपस में जुड़ा रहता है, उसी स्ट्रक्चर को, उसी रचना को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। हिंदी में लिख लीजिए, ह आकर दीर्घ ई ल म, उसे क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं।